हेलो फ्रेंड्स, आज की अपनी क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज की क्लास में सर्वप्रथम हम जो इंडस्ट्रीज़ इन राजस्थान का टॉपिक है उसके बचे हुए पार्ट को पूरा करेंगे। दोस्तों, कल की जो क्लास अपनी हुई थी उसमें राजस्थान में उद्योग का टॉपिक स्टार्ट किया था और उसमें हमने निवेश के आधार पे उद्योग प्लस सार्वजनिक क्षेत्र के राजस्थान के उद्योग और सार्वजनिक क्षेत्र के केंद्र सरकार के राजस्थान के जो उद्योग हैं इन विषयों पे चर्चा हुई थी। और इसके आगे जो कंपनी अधिनियम 1956 के तहत राजस्थान में स्थापित निगमें थी उनमें से महत्वपूर्ण निगम के बारे में अध्ययन किया। और दोस्तों, इसी का जो ट्रेंड बचा था उसमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक बचा था बहुराष्ट्रीय निगमें। तो सबसे पहले तो हम एमएनसीज़ के बारे में बात करते हैं और उसके बाद में वास्तव में आरएस विशेष के एग्ज़ाम में एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो इकोनॉमिक सर्वे और बजट है वहाँ से इकोनॉमी के लिए इंडस्ट्रीज़ के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं उनसे संबंधित हम एग्ज़ाम ओरिएंटेड बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं एमएनसीज़ यानी बहुराष्ट्रीय निगम। बहुराष्ट्रीय निगम, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस और एमएनसीएस। दोस्तों, पहली बात ये मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस का तात्पर्य क्या होता है। तो दोस्तों, ऐसी विदेशी कंपनियां जिनका उत्पादन और क्रियाकलाप, ऐसी विदेशी कंपनियां जिनका उत्पादन और कार्य क्षेत्र दो से अधिक कई देशों में फैला हुआ होता है उसको मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस बोलते हैं। यानी राजस्थान और इंडिया में कोई विदेश की कंपनी है किसी भी कंट्री की, उसकी ऑल ओवर वर्ल्ड में कम से कम 2-3 देशों में यूनिट संचालित होनी चाहिए। और राजस्थान में ऐसी स्थिति में उस कंपनी को कहेंगे एमएनसीज़। और क्योंकि अपन राजस्थान में उद्योग के टॉपिक का अध्ययन कर रहे हैं इसलिए राजस्थान विशेष के लिए अगर एमएनसीज़ की चर्चा करें उससे पहले इन मल्टीनेशनल कंपनियों की या मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस की शर्तें क्या होती हैं। दोस्तों, जिस राज्य या जिस देश में ये कंपनियां इस्टेब्लिश होती हैं वहाँ की कुल मांग का 75%, 75% और 25%। तो दोस्तों, एमएनसीज़ के लिए ये कंडीशन होती है कि ये जिस देश में भी इस्टेब्लिश होती है वहाँ की कुल मांग का उसे कम से कम 75% का उत्पादन संबंधित देश में ही करना होता है जिस देश में वो स्थापित है। मान लीजिए राजस्थान या भारत में किसी भी विदेश की कंपनी, जापान की कोई एक्स कंपनी इस्टेब्लिश है और इंडिया में उस कंपनी की वस्तु की 100% जो डिमांड है, तो शर्त पहली ये है कि 100% डिमांड में से उसे 25% का प्रोडक्शन इंडिया में ही करना पड़ेगा और शेष 25% का अगर वो चाहे तो अपने देश से आयात भी कर सकती है। लेकिन जनरली कोई भी एमएनसीज़ जिस राज्य में बिजनेस कर रही है, जिस देश में बिजनेस कर रही है, वहाँ की टोटल जो डिमांड है उसको सप्लाई करने के लिए, उसको सेटिस्फाइड करने के लिए टोटल प्रोडक्शन उसी देश में बनाती है जिस देश में वो इस्टेब्लिश है। लेकिन ये इसकी कंडीशन होती है। तो शॉर्टली अपन जाने, ऐसी विदेशी कंपनियां जिनका उत्पादन और कार्य क्षेत्र 2 से अधिक कई देशों में फैला होता है उसको बहुराष्ट्रीय निगम कहते हैं। और क्योंकि हम राजस्थान विशेष के लिए चर्चा कर रहे हैं इसलिए राजस्थान में जो महत्वपूर्ण बहुराष्ट्रीय निगमें हैं, राजस्थान में जो महत्वपूर्ण बहुराष्ट्रीय निगमें हैं उनकी हम चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, राजस्थान में जो बहुराष्ट्रीय निगमें हैं, राजस्थान में
MNCs, राजस्थान में MNCs। तो कुछ एक महत्वपूर्ण की 2, 5, 7 की अपन चर्चा करते हैं। नंबर फर्स्ट, और उससे भी पहले एक इम्पोर्टेंट जानकारी, राजस्थान में सर्वाधिक MNCs कहाँ है? तो दोस्तों राजस्थान में सर्वाधिक MNCs है अलवर में, क्योंकि राजस्थान का अलवर जिले का मोस्ट प्रोबेबली हिस्सा अपनी राष्ट्रीय राजधानी के अधीनस्थ आता है। और क्योंकि अपनी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली है और अपनी औद्योगिक राजधानी मुंबई महाराष्ट्र है, इसलिए दिल्ली और मुंबई को जोड़ने वाली जो नेशनल हाईवे है वो राजस्थान से अलवर से होकर ज़्यादा गुजरती है। और आगे आप पढ़ेंगे भी जो DMIC है उसके अंतर्गत अपन देखेंगे कि निमराना जो है उसको जापानी जोन के अंतर्गत लिया गया है। तो कुल मिलाकर एक महत्वपूर्ण तथ्य, राजस्थान में सर्वाधिक MNCs वाला जिला कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है अलवर। हालांकि राजस्थान में सर्वाधिक जो इंडस्ट्रियल प्लांट है वो है जयपुर में, लेकिन राजस्थान में सर्वाधिक MNCs है वो है अलवर में। और राजस्थान में जो कुछ एक महत्वपूर्ण MNCs हैं उनमें पहली रिवॉन फ्रांस की कंपनी है और रिवॉन जोधपुर में स्थापित है। और दोस्तों सुमेलित कीजिए या गलत सही को छांटिए, जैसा भी क्वेश्चन पूछें तो इन MNCs के बारे में एक ही तथ्यात्मक बातें पूछी जाती है, यह किस देश की कंपनी और राजस्थान में कहाँ इस्टेब्लिश है। तो रिवॉन फ्रांस की कंपनी है और जोधपुर में इस्टेब्लिश है। और दूसरी सेंट गोबिन यह भी फ्रांस की है जो कि भिवाड़ी अलवर में है। नेक्स्ट सेमकोर ग्लास वर्क्स। दोस्तों ये किसी एक देश की कंपनी नहीं है। और राजस्थान में इसके लिए आप 3 जिलों के नाम देखेंगे। नंबर 1 कोटा, नंबर 2 धौलपुर और नंबर 3 अलवर। और यह अमेरिका और दक्षिणी कोरिया की संयुक्त कंपनी है। अमेरिका और दक्षिण कोरिया की संयुक्त कंपनी है। तो दोस्तों सेमकोर ग्लास वर्क्स सबसे पहले राजस्थान में जिस जिले में स्थापित हुई वो था कोटा। और इसका बेसिक जो बिजनेस था वो टीवी की पिक्चर ट्यूब का बिजनेस था। और क्योंकि आज टीवी की जो डिमांड है वो समाप्त हो चुकी है और उनका स्थान जो अलग प्रकार के अपने LED वगैरह उन्होंने ले लिया, तो कोटा से ये शिफ्ट होके चली गई धौलपुर और आज ये है अलवर में। और दोस्तों इसकी एक अलवर की महत्वपूर्ण बात, इस सेमकोर ग्लास वर्क्स ने एशिया का सर्वाधिक लागत का जो कि राशि है 1000 करोड़ रुपए, एशिया का सर्वाधिक लागत का 1000 करोड़ रुपए का एक ग्लास संयंत्र और धौलपुर में इसमें अलवर में स्थापित किया है। तो वर्तमान संदर्भ में सेमकोर ग्लास वर्क्स की बात करें अगर, तो वो अलवर इसका सही जवाब होगा। नंबर नेक्स्ट, लेफार्ज इंपॉर्टेंट है। लेफार्ज भी फ्रांस की एक सीमेंट निर्माता कंपनी है और इसने अपना जो पहला प्लांट था, प्रथम प्लांट, ये दोस्तों निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में स्थापित किया। निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में स्थापित किया।
तो दोस्तों लेफार्ज एक फ्रांस की सीमेंट निर्माता कंपनी है, और जब ये राजस्थान में आई तो राजस्थान विशेष के जो सीमेंट उद्यमी हैं उनमें एक भय का माहौल रहा, क्योंकि ये कंपनी जिस देश या जिस राज्य में भी जाती है वहाँ की सीमेंट उत्पादक जो कंपनियां हैं उनको कंपटीशन में पलटवार करके उनको पछाड़ती है। तो कुल मिलाकर लेफार्जे फ्रांस की एक सीमेंट निर्माता कंपनी है, और इसने पहला जो अपना सीमेंट का प्लांट स्थापित किया वो निम्बाड़ा चित्तौड़गढ़ में। और एक महत्वपूर्ण और डॉक्टर ओटेकर जो कि जर्मनी की कंपनी है और यह अलवर में है। और इसके बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य है, इसने एशिया का सबसे बड़ा चटनी संयंत्र अलवर में स्थापित किया है। चटनी संयंत्र मीन्स फ्रूट्स की जो जैम बनती है वो संयंत्र, वो प्लांट। तो एशिया का सबसे बड़ा जो फ्रूट जैम प्लांट है वो डॉक्टर ओवरटेकर कंपनी जो जर्मनी की है उसने अलवर में स्थापित किया है। इसके अलावा जयपुर जिले विशेष में ये पहले अपनी बात हो चुकी है और सबसे ज़्यादा एमएनसीज अलवर में है, लेकिन जयपुर में भी इंडस्ट्रियल प्लांट हैं, इसलिए जयपुर में विशेष तौर पर जो एमएनसीज हैं उनकी अपन अगर बात करें तो जयपुर में जो एमएनसीज हैं उनमें पहली है जेसीबी और यह है ब्रिटेन की। नंबर 2 बॉस जो कि जर्मनी की है, और एक महत्वपूर्ण है पर्टो इंडिया लिमिटेड, यह दोस्तों ब्राज़ील की है। तो ये जयपुर ज़िले में जो महत्वपूर्ण एमएनसीज हैं उनमें। तो दोस्तों कुल मिलाकर 5-7 जो इम्पोर्टेंट एमएनसीज हैं जहाँ से क्वेश्चन हो सकता है उनके बारे में हमने चर्चा की। तो दोस्तों आरएस विशेष के हिसाब से अगर राजस्थान के उद्योग के टॉपिक की बात करें तो उसमें स्ट्रक्चर वाइज जितना स्टडी अपने को करना था उसके बारे में यहाँ तक हमने बात की। और अब हम डायरेक्ट बात करते हैं आर्थिक समीक्षा और बजट को टच करते हुए जो महत्वपूर्ण फैक्टर्स हैं उन पे। दोस्तों सबसे पहली बात, हालांकि अपनी पूर्व की जो कक्षाएं हैं उनमें चालू वर्ष और आधार वर्ष पर चर्चा हो चुकी है, तथापि यहाँ पे एक बार पुनरावृत्ति करते हैं। और राजस्थान में और भारत में कैलकुलेशन का जो आधार वर्ष है वर्तमान में वो है 2011-12। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट फैक्ट जो कि पिछली बार भी आरएस के एग्ज़ाम में पूछा गया है वह यह है औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष क्या है। तो दोस्तों औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का राजस्थान में और भारत के लगभग राज्यों में जो आधार वर्ष है वो है 1999-2000। और दोस्तों ये क्वेश्चन लास्ट ईयर आरएस के एग्ज़ाम में, लास्ट टाइम जब भी आरएस का एग्ज़ाम लगा उसमें ये पूछा भी गया है। तो हालांकि कैलकुलेशन का अपना जो आधार वर्ष है वो तो है 2011-12, लेकिन उद्योगों का टॉपिक हम पढ़ रहे हैं तो उद्योगों उत्पादन सूचकांक का जो आधार वर्ष है वो 2011-12 नहीं होकर 1999-2000 है। पहली इम्पोर्टेंट बात। उसके बाद में सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है बजट 2020-21 में दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के रूप में कितना रुपया इन्वेस्ट करने का प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों 108.01 करोड़ रुपए। इसके बाद लिखा हुआ है बाड़मेर रिफाइनरी के तहत बजट 2020-21 में राजस्थान में कितना रुपया इन्वेस्ट करने का प्रावधान है।
तो 500.65 करोड़ रुपए। अब सबसे पहले हम इन दोनों मुद्दों पर ही बात करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली बात, ये तो इसकी करंट की बात हुई, और उसके बैकग्राउंड की अगर बात करें तो हम बात करते हैं भारत की विदेशी व्यापार नीति। भारत की विदेशी व्यापार नीति और उस नीति का लक्ष्य। अभी 5 मिनट बाद में आपको समझ में आएगा कि उद्योग के इस टॉपिक में यहाँ पे विदेशी व्यापार नीति का जिक्र क्यों किया गया है। दोस्तों आज़ादी के बाद भारत ने एक जो ख्वाब देखा, शोषण मुक्त समाज की स्थापना, इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अलग अलग सेक्टर्स की और अलग अलग पॉलिसीज़ भारत ने संचालित की, बनाई, और यहाँ पर विदेशी व्यापार के संदर्भ में भी पॉलिसीज़ बनाई जाती है। तो भारत की जो पॉलिसीज़ हैं वो मोस्ट प्रोबेबली 5 वर्षों की बनाई जाती है, और भारत की विदेशी व्यापार नीति भी 5 वर्ष की है। और आज़ादी से लेकर आज तक भारत की विदेशी व्यापार नीतियों का जो सामान्य लक्ष्य रहा है वो 2 लक्ष्यों का योग है। तो दोस्तों जो लक्ष्य है वो है निर्यात संवर्धन और आयात प्रतिस्थापन। निर्यात संवर्धन और आयात प्रतिस्थापन। निर्यात संवर्धन का मतलब, क्योंकि व्यापार में आयात और निर्यात 2 चीज़ें होती हैं, और अगर हम विदेशों से इंपोर्ट करेंगे तो बदले में हमें उनको इंपोर्ट के बदले पेमेंट भेजना पड़ेगा और हमारी इकोनॉमिक कंडीशन डाउन होगी। और अगर हम जिन वस्तुओं का निर्यात कर रहे हैं, अगर निर्यातित की जाने वाली वस्तुओं की मात्रा में वृद्धि होती है तो हमें विदेशों से एक्सपोर्ट के बदले पेमेंट मिलेगा और हमारी इकोनॉमिक कंडीशन साउंड होगी। तो मच बेटर, और उसी स्थिति को अंजाम देने के लिए विदेशी व्यापार नीति का जो लक्ष्य है निर्यात संवर्धन और आयात प्रतिस्थापन। निर्यात संवर्धन का तात्पर्य है भारत द्वारा निर्यात की जाने वाली जो वस्तुएं हैं कोशिश करें उनकी क्वांटिटी बढ़े, उसको निर्यात संवर्धन बोलते हैं। और जो वस्तु हम आयात करते हैं, आयातित की जाने वाली वस्तुओं की मात्रा को कम करके लगभग वैसा ही उत्पादन राजस्थान या भारत में करें तो इसको आयात प्रतिस्थापन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कच्चे तेल का आयात 100 बैरल करते हैं तो आयात प्रतिस्थापन का तात्पर्य यह होगा कि हम 70 बैरल का आयात तो जारी रखें और 30 बैरल का आयात हम कम करें। लेकिन ज़रूरत तो अब भी इंडिया में 100 बैरल की है, तो इस 30 बैरल का जिसका हमने इंपोर्ट कम किया है उसका उत्पादन हम कहाँ करें? उसका उत्पादन हम करें भारत या राजस्थान, जिसके संदर्भ में भी हम अध्ययन कर रहे हैं। तो दोस्तों आयात प्रतिस्थापन का मतलब आयातित वस्तुओं की मात्रा को कम करके लगभग वैसी ही वस्तु का उत्पादन अपने स्थानीय स्तर पर करना, भारत या राजस्थान जिसके बारे में भी जिस परिप्रेक्ष्य में भी हम अध्ययन करते हैं तो इसको आयात प्रतिस्थापन कहते हैं। अब दोस्तों हमने विदेशी व्यापार नीति का टारगेट तो रख लिया, निर्यात संवर्धन और आयात प्रतिस्थापन। तो निर्यात संवर्धन के इस लक्ष्य को पाने के लिए और आयात प्रतिस्थापन के इस लक्ष्य को पाने के लिए हमने क्या किया? तो इनके लिए जो प्रयास स्वरूप हमने एक्टिविटीज की, उनमें दोस्तों निर्यात संवर्धन के संदर्भ में जो प्रयास किया जाता है उसका पहला नाम है सेज मॉडल। सेज मॉडल। नंबर 2 सेज मॉडल। और इधर अगर अपन बात करते हैं इस टॉपिक विशेष के लिए तो इसमें हम बात करते हैं बाड़मेर रिफाइनरी। बाड़मेर रिफाइनरी। और एक दोस्तों और अगर आपने नाम सुना है, हालांकि ये टॉपिक एग्रीकल्चर से रिलेटेड है लेकिन ये भी इसी का रूप है, प्रोजेक्ट एजोर्प।
प्रोजेक्ट एजोर्प। तो दोस्तों आर्थिक समीक्षा और बजट में यहाँ पे दो चीज़ लिखी हुई है, एक तो सेज और एक बाड़मेर रिफाइनरी। तो दोस्तों बाड़मेर रिफाइनरी और सेज किसका रूप है, तो अब आप समझिए। भारत में संचालित सेज मॉडल या राजस्थान में संचालित सेज मॉडल या बाड़मेर रिफाइनरी या प्रोजेक्ट एजोर्प किस नीति का रूप है। तो दोस्तों भले ही ये एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज का टॉपिक हो, लेकिन इसका सही जवाब होगा विदेशी व्यापार नीति, क्योंकि विदेशी व्यापार नीति को अंजाम देने के लिए हमने प्रयास स्वरूप जो एक्टिविटीज की, उस एक्टिविटीज के तहत ही हमने इसकी स्थापना की। तो दोस्तों ये दोनों चीज़ें तो अपने संबंधित टॉपिक की बात है, और आगे अपन एग्रीकल्चर इन राजस्थान भी पढ़ेंगे, और ये टॉपिक हम यहीं फिनिश कर लेते हैं। छोटा सा टॉपिक है प्रोजेक्ट एजोर्प। तो दोस्तों पहली इंपॉर्टेंट बात, ये दोनों बिंदु तो हैं आर्थिक समीक्षा और बजट से रिलेटेड। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 2019-20 के अंतर्गत सेज के तहत कुल निर्यात 112.65 करोड़ रुपए का हुआ। तो यहाँ पे इस तथ्य का तात्पर्य क्या है। तो दोस्तों पहली बात, राजस्थान में संचालित सेज मॉडल या राजस्थान में स्थापित सेज इकाइयां कौन सी नीति का रूप है, तो इसका सही जवाब होगा विदेशी व्यापार नीति का रूप है। और इसी प्रकार से राजस्थान में स्थापित, जहाँ से आरएस में पिछली बार क्वेश्चन भी पूछा गया था, वो अलग बात है कि एचपीसीएल और राजस्थान सरकार के वित्तीय योगदान का क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन है इम्पोर्टेंट। तो बाड़मेर रिफाइनरी, प्रोजेक्ट एजोर्प और सेज मॉडल, तीनों में से कोई क्वेश्चन पूछे किसी नाम को लेकर और ये पूछे कि किस नीति का रूप है, तो इन तीनों का एक ही जवाब सही होगा, विदेशी व्यापार नीति का। क्यों? और अगर खंड विशेष की बात करें, जैसे सेज मॉडल रूप है निर्यात संवर्धन का, आयात प्रतिस्थापन का, दोनों का नहीं, तो ऐसी स्थिति में इसका जवाब होगा निर्यात संवर्धन और इन दोनों का जवाब होगा आयात प्रतिस्थापन। क्यों? इसको 1 by 1 हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेज मॉडल की। सेज मॉडल, स्पेशल इकोनॉमिक जोन और विशेष आर्थिक क्षेत्र। दोस्तों इसका बैकग्राउंड क्या है और ये क्या है? हम सभी जानते हैं भारत की जो धरती है, भारत की जो धरती है, जो ज़मीन है, वो फिक्स है, उसमें किसी प्रकार का इंक्रीमेंट नहीं किया जा सकता। और जो धरती है उसमें उत्पादक भी है और अनुत्पादक भी है। अनुत्पादक में एक्टिव भी है और नॉन एक्टिव भी है। मीन्स ऐसी बेकार पड़ी भूमि जहाँ पर ना तो इंडस्ट्रियल प्लांट है और ना ही वहाँ पर एग्रीकल्चर का कार्य होता है, ना ही वहाँ पे आवासीय कॉलोनियाँ हैं, यानी यूँ ही भारत की धरती जो बेकार पड़ी है। तो भारत सरकार ने यह महसूस किया कि इस ज़मीन का जो यूँ ही बेकार पड़ी है, इसका क्या करें, इसको कोई किसी प्रोडक्टिविटीज में यूज़ करें। इसी संदर्भ में ये सेज मॉडल की स्थापना या सेज मॉडल का जो प्रादुर्भाव वो हुआ। तो दोस्तों सेज का जो प्रावधान है, सेज अधिनियम जो है, उसमें बाकायदा ये बात फिक्स है, सेज के लिए सरकार ऐसी ज़मीन को अलॉट करती है जहाँ पर कम से कम खेती का काम नहीं होता। तो ऐसी यूजलेस ज़मीन जहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं होता, उसको यूटिलाइज्ड बनाने के लिए सेज मॉडल विकसित हुआ। और सेज क्या है दोस्तों? सेज जिस प्रकार से एक इंडस्ट्रियल प्लांट होता है, उसी प्रकार से सेज इकाई भी एक इंडस्ट्रियल प्लांट ही होती है। तो फिर एक इंडस्ट्रियल प्लांट
और एक सेज प्लांट में डिफरेंस क्या है। तो दोस्तों पहला डिफरेंस तो ये है, जो एक इंडस्ट्रियल प्लांट होता है उसमें इंडिविजुअल विशेष एक प्लांट में एक स्थान पर एक ही प्रकार का माल बनाया जाता है, लेकिन जो सेज औद्योगिक इकाई होती है उसमें एक ही स्थान पर एक से अधिक प्रकार की कई वस्तुओं का उत्पादन एक साथ किया जाता है, पहला डिफरेंस। दूसरा, सेज इकाई प्राइवेट भी हो सकती है और सेज इकाई सार्वजनिक क्षेत्र की भी हो सकती है, और दोनों ही इकाइयों के संरक्षण की पूरी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की होती है, जैसे सब्सिडी वगैरह, रुग्णता को आने से रोकना, जिस प्रकार की भी जो भी सहूलियत है वो देना। लेकिन एक इंडस्ट्रियल प्लांट जो होता है, हो सकता है सरकार उसके प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी ले या फिर ना ले। तो जो सेज इकाई जो प्राइवेट सेक्टर की भी हो सकती है और पब्लिक सेक्टर की भी हो सकती है। तो पहली इंपॉर्टेंट जानकारी यह निजी और सार्वजनिक, यह निजी और सार्वजनिक दोनों ही क्षेत्रों की हो सकती है। एक क्वेश्चन भी आया हुआ है ऐसा, सेज इकाई हो सकती है केवल निजी क्षेत्र की, केवल सार्वजनिक क्षेत्र की, दोनों की, और दोनों में से किसी की नहीं, कुछ भी ऑप्शन हो सकता है। तो पहली इंपॉर्टेंट जानकारी, सेज इकाई एक इंडस्ट्रियल प्लांट ही होता है जो कि निजी सेक्टर का भी हो सकता है और पब्लिक सेक्टर का भी हो सकता है, यानी सार्वजनिक क्षेत्र का भी हो सकता है। प्लस अगर आपको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी सरकार लेती है तो सरकार बदले में आपसे क्या चाहती है। तो दोस्तों सेज इकाई के अधीनस्थ उत्पादित सारा माल केवल निर्यात किया जाता है। सेज इकाई के तहत उत्पादित सारा माल केवल निर्यात किया जाता है, उसको डोमेस्टिक मार्केट में नहीं बेचा जा सकता। अगर आप उसको डोमेस्टिक मार्केट में खरीदना चाहते हैं तो उसकी कीमत आपको वही देनी पड़ेगी जो कि इंटरनेशनल मार्केट में उसकी कीमत तय है। तो इसीलिए यहाँ पर ये चीज़ लिखी हुई है, 2019-20 में सेज के तहत कुल मिलाकर 112.65 करोड़ रुपए का निर्यात हुआ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ यहाँ पे निर्यात शब्द की परिभाषा अब आपको समझ में आई होगी कि यहाँ पे निर्यात क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि जो सेज प्लांट है उसके प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की होती है। तो गवर्नमेंट बदले में चाहती क्या है कि भाई आपके यहाँ जितना भी माल उत्पादित होगा वो सारा माल आप डोमेस्टिक मार्केट में न बेचकर सारा माल निर्यात करेंगे। इसीलिए सेज अधिकृत जो ज़मीन होती है, सेज प्लांट जो होता है, उसको एक उपमा दी जाती है जिसका नाम है भारत की विदेशी धरती। भारत की विदेशी धरती, क्योंकि ये ज़मीन तो भारत की होती है लेकिन इस ज़मीन पर जो काम होता है, जो उत्पादन होता है, उसका उपभोग विदेश के लोग करते हैं, क्योंकि सारा माल हम क्या करेंगे, निर्यात करेंगे। तो पहला जो भारत में सेज प्लांट स्थापित किया गया, भारत में जो प्रथम सेज प्लांट स्थापित किया गया वो किया गया था कांडला गुजरात में। कांडला गुजरात में और वर्तमान भारत का सबसे बड़ा जो सेज प्लांट है वह है गुड़गांव का बदला हुआ नाम। तो दोस्तों अब अपन एक बार इसके एग्जाम ओरिएंटेड बात करें, इसके बैक से लेकर करंट तक। तो पहला क्वेश्चन नंबर 1, राजस्थान में स्थापित सेज प्लांट किस नीति का रूप है, या सेज मॉडल किस नीति का रूप है। तो इसका सही जवाब होगा भारत की विदेशी व्यापार नीति का रूप है। दूसरी बात, सेज प्लांट हो सकता है, तो दोस्तों प्राइवेट और पब्लिक दोनों सेक्टर का सेज प्लांट हो सकता है। नंबर 3, भारत की विदेशी धरती की उपमा किसे दी जाती है, तो सेज प्लांट को दी जाती है। नंबर 4, वर्तमान भारत का सबसे बड़ा सेज प्लांट कौन है, तो गुरुग्राम है। गुरुग्राम में जो संचालित सेज प्लांट है वो सबसे बड़ा प्लांट है। और बजट आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार इस सेज प्लांट के तहत राजस्थान से कुल निर्यात कितने हुए, ऐसे क्वेश्चन RS के एग्जाम में दोस्तों पूछे जाते हैं।
तो 112.65 करोड़ रुपए का टोटल निर्यात राजस्थान से सेज प्लांट के तहत किया गया। तो उम्मीद करता हूं सेज मॉडल का ये जो कंसेप्ट है ये आपको क्लियर हुआ होगा। और अब अपन बात करते हैं थोड़ी सी बाड़मेर रिफाइनरी पर। तो दोस्तों समझ में आया होगा विदेशी व्यापार नीति के तहत निर्यात संवर्धन का भाग क्यों है, क्योंकि इसके अंतर्गत जितना भी माल बनाया जाता है वो सारा निर्यात किया जाता है और इससे भारत का निर्यात बढ़ता है। और अब हम बात करते हैं बाड़मेर रिफाइनरी की। तो दोस्तों HPCL और राजस्थान सरकार के HPCL और राजस्थान सरकार के संयुक्त तत्वाधान में स्थापित बाड़मेर रिफाइनरी में, क्योंकि बाड़मेर रिफाइनरी का मीन्स खर्चा, तो इसमें टोटल जो अंश या टोटल जो खर्चा होगा उसमें वित्तीय भागीदारी HPCL की कितनी है और इसमें राजस्थान सरकार की कितनी है। और ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है और लास्ट टाइम RS के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो HPCL और HPCL क्या है? HPCL नवरत्न कंपनियों में से एक कंपनी का नाम है। और जब हम इंडिया के इंडस्ट्रियल इश्यूज का अध्ययन करेंगे तो वहाँ पर पब्लिक सेक्टर के जो इंडस्ट्रीज हैं इंडिया में, तो वहाँ पर हम नवरत्न और महारत्न नामक टॉपिक की चर्चा करेंगे। तो कुल मिलाकर आप ये मानिए भारत में जो वर्तमान में नवरत्न कंपनियां हैं 16, उनमें से एक कंपनी है HPCL और HPCL का इसमें अंश जो है वो है 74% और राजस्थान सरकार का इसमें जो अंश है वो है 26%। तो इस प्रकार से टोटल इसमें जो खर्चा होता है उसमें ये अंश। अब ये जो बात इसमें आर्थिक समीक्षा में बजट में लिखी हुई है, बजट 2020-21 में, तो इस 26% का जो अमाउंट बैठता है वो ये है सर। यानी बजट 2020-21 के अंतर्गत बाड़मेर रिफाइनरी के अंतर्गत राजस्थान सरकार कुल कितना रुपया इन्वेस्ट करने का टारगेट रखती है, तो 500.65 करोड़ रुपए। तो ये आपकी बाड़मेर रिफाइनरी की बात हुई। और एक इसी टॉपिक का अब आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि बाड़मेर रिफाइनरी आयात प्रतिस्थापन का रूप कैसे हुआ, क्योंकि राजस्थान या भारत में जितना भी कच्चे तेल का आयात होता है तो बाड़मेर रिफाइनरी में क्या होगा, क्रूड ऑयल का उत्पादन होगा और जितना उत्पादन होगा उतना हम एक्सपोर्ट कम कर सकते हैं। तो एक्सपोर्ट कम करके उतना ही उत्पादन हम राजस्थान में करें, मीन्स आयात प्रतिस्थापन। तो दोस्तों बाड़मेर रिफाइनरी भी विदेशी व्यापार नीति के लक्ष्य के भाग आयात प्रतिस्थापन का ही रूप है। अब हम बात करते हैं इसी का एक बचा हुआ पार्ट, हमने बात करी थी प्रोजेक्ट एजोर्प। तो दोस्तों फिर से बोल रहा हूँ, अपना रनिंग टॉपिक इंडस्ट्री है और अब जो बात करते हैं प्रोजेक्ट एजोर्प की वो एग्रीकल्चर का पार्ट है, लेकिन फिर भी क्योंकि यहाँ पे जुड़ा हुआ मुद्दा इसलिए यहीं इसको सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों प्रोजेक्ट एजोर्प क्या है? प्रोजेक्ट एजोर्प, प्रोजेक्ट एजोर्प क्या है? और अभी लिस्ट में मैंने आपको बताया प्रोजेक्ट एजोर्प भी भारत की विदेशी व्यापार नीति के लक्ष्य के भाग आयात प्रतिस्थापन का ही रूप है। क्यों है? एक पौधा जिसका नाम है होहोबा जोजोबा। दोस्तों इस पौधे का हिंदी में तो नाम है होहोबा और इस पौधे का अंग्रेजी में नाम है जोजोबा। और प्रोजेक्ट का मतलब हम होता है जिस काम को करने का बीड़ा हम लेते हैं। तो प्रोजेक्ट का मतलब कोई भी काम। अब अगर इस पौधे का हिंदी और अंग्रेजी का नाम ये है तो हर पौधे का एक वानस्पतिक नाम भी होता है, वैज्ञानिक वानस्पतिक या एग्रीकल्चर भाषा का नाम, तो वानस्पतिक नाम। इस पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है? तो दोस्तों इस पौधे का वानस्पतिक नाम है साइमंडेसिया, साइमंडेसिया चाइनेंसिस।
चाइनेंसिस, एक अजीब सा नाम लेकिन है। तो इस पौधे का हिंदी में नाम होहोबा, अंग्रेजी में नाम जोजोबा, और इसका जो वानस्पतिक नाम है वो है साइमंडेशिया चाइनेंसिस। प्लस इस पौधे का उत्पत्ति स्थल सबसे पहले ये कहाँ देखा गया, तो इस पौधे का उत्पत्ति स्थल है सोनारन रेगिस्तान, सोनारन रेगिस्तान यूएसए, सोनारन रेगिस्तान यूएसए। लेकिन इस यूएसए ने इस पौधे को डेवलप करने पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, कोई ध्यान नहीं दिया, इसलिए इस पौधे का जो विकसित स्थल माना जाता है, जिस देश ने इसको डेवलप किया, वो है मैक्सिको। और राजस्थान में काजरी जोधपुर के वैज्ञानिक, राजस्थान में काजरी जोधपुर के वैज्ञानिक इस पौधे को इजराइल से लाए थे। तो कई गाइडों में लिखा हुआ है होहोबा पौधा इजरायली मूल का पौधा है, जो कि गलत फैक्ट है। वास्तव में यह मैक्सिको मूल का पौधा मान सकते हैं। इस पौधे को सबसे पहले देखा गया सोनारन रेगिस्तान यूएसए में, और इस पौधे को डेवलप करने का जो काम किया वो किया मैक्सिको देश ने, और राजस्थान में काजरी जोधपुर के वैज्ञानिक इस पौधे को लाए इजराइल से। अब यह एक तेलीय प्रवृत्ति का पौधा है, यह एक तेलीय प्रवृत्ति का पौधा है जो कि व्हेल मछली के तेल का विकल्प है। अब दोस्तों व्हेल मछली का तेल किस सेक्टर में यूज होता है, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में बहुत बड़ी बड़ी आकार की मशीनें होती हैं। जिस प्रकार से अपन बाइक में, सिलाई मशीन में ऑयल यूज़ करते हैं सर्कुलेशन के लिए, थ्रेशिंग के लिए, उसी प्रकार से इंडस्ट्रियल सेक्टर में बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं उनमें व्हेल मछली का तेल काम में लिया जाता है। और ये अंडरस्टूड बात है, व्हेल मछली लगभग आज विलुप्त प्राय हो चुकी है। तो इंडिया के सामने दो ही ऑप्शन है, या तो व्हेल मछली का तेल ऊंची कीमत देकर हम एक्सपोर्ट करते रहें, और या फिर हम इसका अल्टरनेट खोजें। तो दोस्तों व्हेल मछली के इस तेल का अल्टरनेट ही ये पौधा है, व्हेल मछली के तेल का अल्टरनेट ही ये पौधा है। इस पौधे का तेल निकालकर इसको इंडस्ट्रियल सेक्टर में यूज किया जाएगा और देखा जाएगा कि क्या ये पौधा सक्सेस है या नहीं। और दोस्तों राजस्थान में इस पौधे की कृषि दो जगह की जा रही है। नंबर फर्स्ट फतेहपुर सीकर जिले के फतेहपुर गांव में, और एक ढंड जयपुर। तो इस पौधे की जो एग्रीकल्चर इन दो जिलों में की जा रही है, उसी किए जाने वाले कार्य को क्या नाम दिया गया है, प्रोजेक्ट एजोर्प। तो दोस्तों अब समझ में आया होगा आपको, प्रोजेक्ट एजोर्प विदेशी व्यापार नीति के लक्ष्य के भाग आयात प्रतिस्थापन का रूप कैसे हुआ। क्योंकि हम जो व्हेल मछली है उसके तेल के इंपोर्ट को कम करेंगे, और कम किए गए इंपोर्ट के स्थान पर हम इस पौधे का तेल यूज करेंगे, और यही आयात प्रतिस्थापन का अर्थ होता है। तो दोस्तों प्रोजेक्ट एजोर्प है होहोबा या जोजोबा पौधे का जो दो जगह एग्रीकल्चर का कार्य चल रहा है, उसको राजस्थान सरकार ने प्रोजेक्ट एजोर्प का नाम दिया है। तो उम्मीद करता हूँ ये जो बजट और आर्थिक समीक्षा में प्रारंभ के 3 बिंदु लिखे हुए हैं ये आपको समझ में आए होंगे। और अब हम बात करते हैं DMIC की, यानी दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। दोस्तों हम बात करते हैं राजस्थान में नवीन औद्योगिक अवधारणाएं। तो नवीन औद्योगिक अवधारणाओं के का तात्पर्य क्या है, बदलते जमाने के परिप्रेक्ष्य के साथ। जैसे आपने सुना भी होगा, अभी हाल ही में भारत की सेंट्रल गवर्नमेंट ने राजस्थान के अलवर, जयपुर, जोधपुर और पाली इन 4 जिलों में
ऑरेंज श्रेणी के कोई नए उद्योगों की स्थापना पर बैन लगाया है ताकि पोल्यूशन को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो ये एक्टिविटी किस में इंक्लूड होगी? नवीन औद्योगिक अवधारणाओं में। यानी बदलते ज़माने के साथ राजस्थान के इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो जो चेंजेस किए गए हैं, तो इन नवीन औद्योगिक अवधारणाओं के दोस्तों हैं 4 खंड, और इनमें पहला खंड है औद्योगिक क्षेत्र। नंबर 2 औद्योगिक क्षेत्र या औद्योगिक प्रदेश, औद्योगिक गांठ, और एक है औद्योगिक गुच्छे। औद्योगिक गांठ और औद्योगिक गुच्छे। और दोस्तों एक इसमें हम लेते हैं नया, नवीन औद्योगिक अवधारणा में DMIC या औद्योगिक गलियारा, औद्योगिक गलियारा और औद्योगिक पार्क। तो नवीन औद्योगिक अवधारणा, और देखो बजट में DMIC में इतना करोड़ रुपया इन्वेस्ट करने का टारगेट रखा है, तो ज़्यादा सही रहेगा हमें इसके बैकग्राउंड को समझ लेना चाहिए। तो दोस्तों राजस्थान में नवीन औद्योगिक अवधारणाएं 4 मानी गई हैं। औद्योगिक प्रदेश का मतलब ऐसे क्षेत्र जहाँ पे ऑलरेडी उद्योगों को विकसित होने की पॉसिबिलिटीज पहले से विद्यमान होती है, वहाँ पे इंडस्ट्रियल प्लांट इस्टेब्लिश करना ही औद्योगिक प्रदेश कहलाता है। और औद्योगिक गांठ का मतलब सरकार और मानव जनित सहयोग से, यहाँ पे इंडस्ट्रियल प्लांट की संभावनाएं तो नहीं है, लेकिन सरकार और आम जनता के सहयोग से यहाँ पे संभावनाएं क्रिएट की जा सकती हैं, और क्रिएट करने के बाद में वहाँ पे इंडस्ट्रियल प्लांट इस्टेब्लिश करें तो उसको बोलते हैं औद्योगिक गांठ। और औद्योगिक गांठ में जनरली एक ही प्रकार की इंडस्ट्रीज एक स्थान पर लगाई जाती है, क्योंकि जनरली गांठ में एक ही धागा होता है, इसलिए वहाँ से शब्द लिया गया औद्योगिक गांठ। और औद्योगिक गुच्छों का मतलब सरकार और आम जन के सहयोग से, प्राइवेट सेक्टर के सहयोग से एक ही स्थान पर एक से अधिक प्रकार की, कई प्रकार की इंडस्ट्रियल प्लांट स्टेब्लिश की जाए तो उसको औद्योगिक गुच्छे कहते हैं। और एक है औद्योगिक गलियारा और औद्योगिक पार्क। तो दोस्तों ये 3 तो सामान्य परिचर्चा के बिंदु थे, और हमारा यहाँ पर अध्ययन का बिंदु है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर एंड इंडस्ट्रियल पार्क। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं औद्योगिक पार्क की। तो उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक पार्क मॉडल विकसित किया गया, और राजस्थान में आज तक जो औद्योगिक पार्क हैं, राजस्थान में जो औद्योगिक पार्क हैं वो हैं 3। पहला औद्योगिक पार्क सीतापुरा जयपुर, जो कि स्थापित हुआ 20 मार्च 1997। और दोस्तों एग्जाम में बहुत बार मैंने एक क्वेश्चन देखा हुआ है, भारत का प्रथम औद्योगिक पार्क कौन सा है? तो ये राजस्थान का ही नहीं, ये भारत का भी पहला औद्योगिक पार्क है। और ये जो औद्योगिक पार्क है ये जेम्स एंड ज्वेलरी से रिलेटेड है। यानी जेम्स एंड ज्वेलरी के विकास के लिए जो औद्योगिक पार्क है इंडिया का पहला और राजस्थान का पहला, वो सीतापुरा जयपुर में है, जो कि 20 मार्च 1997 को बनाया गया। और दूसरा, इसके अलावा 2 औद्योगिक पार्क और हैं, एक तो बोरानाड़ा जोधपुर में जो कि हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड है, और एक आपका दोस्तों है अलवर के निमराना में, अलवर के भिवाड़ी में। तो राजस्थान में ये 3 औद्योगिक पार्क हैं औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, जिनमें पहला सीतापुरा, दूसरा बोरानाड़ा और तीसरा भिवाड़ी। ये जेम्स एंड ज्वेलरी और ये हैंडीक्राफ्ट और ये IT सेक्टर से रिलेटेड औद्योगिक पार्क हैं। और अब हम बात करते हैं औद्योगिक
गलियारा या इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। दोस्तों पहली बात, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का तात्पर्य क्या है? औद्योगिक गलियारा, औद्योगिक गलियारा। तो ऐसी नवीन औद्योगिक अवधारणा, ऐसी नवीन औद्योगिक अवधारणा जिसके अंतर्गत चुने गए औद्योगिक क्षेत्र, चुने गए औद्योगिक क्षेत्रों में, चुने गए औद्योगिक क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत संरचना, और पीछे की क्लास में मैंने आपको बताया भी था, आधारभूत संरचना मीन्स ऊर्जा प्लस परिवहन प्लस संचार, कम्युनिकेशन और सीमेंट। तो एक ऐसी नवीन औद्योगिक अवधारणा जिसके अंतर्गत चुने गए औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत संरचना के विकास, आधारभूत संरचना के विकास पर बल दिया जाता है, उसे औद्योगिक गलियारे की संज्ञा दी गई है। तो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर किसको समर्पित है? इसका पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर किसको समर्पित है? तो इसका सही जवाब होगा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को समर्पित है। यानी इसके अंतर्गत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जाता है। किसका किया जाता है? जिन इंडस्ट्रियल एरियाज को चिन्हित किया गया है या जिनका भारत सरकार या राजस्थान सरकार ने चुनाव किया है। अब दोस्तों बात करते हैं डीएमआईसी की। तो इंडिया में जो 5-6 कॉरिडोर्स हैं उनमें राजस्थान के संदर्भ में एक ही गलियारा महत्वपूर्ण है, क्योंकि राजस्थान से होकर गुजरने वाला जो गलियारा या रास्ता है वो एक ही है और उस गलियारे का नाम है डीएमआईसी। अब डीएमआईसी क्या है? तो दोस्तों अपनी राष्ट्रीय राजधानी है दिल्ली, अपनी राष्ट्रीय राजधानी है दिल्ली और अपनी औद्योगिक राजधानी है मुंबई, अपनी औद्योगिक राजधानी है मुंबई। और औद्योगिक राजधानी मुंबई होने का तात्पर्य क्या हुआ? यहाँ पर माल ज़्यादा बनता है और राष्ट्रीय राजधानी का मतलब यहाँ पर माल ज़्यादा बिकता है। तो यहाँ का माल यहाँ पर और यहाँ का माल यहाँ पर आना और जाना चाहिए। तो दोस्तों दिल्ली और मुंबई को जोड़ने वाली जो गली या जो रास्ता है उसको डीएमआईसी की संज्ञा दी गई है। तो डीएमआईसी क्या है? दिल्ली को मुंबई से और मुंबई को दिल्ली से जोड़ने वाला रास्ता। किस सेक्टर का रास्ता? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का रास्ता, ताकि माल की आवाजाही इजी गोइंग में हो सके। अब दोस्तों राजस्थान विशेष की बात करें तो पहली इंपॉर्टेंट बात मैं फिर से बोल रहा हूं, भारत में स्थापित औद्योगिक गलियारों में से राजस्थान विशेष के लिए एक ही गलियारा महत्वपूर्ण है जिसका नाम है डीएमआईसी। अब यहाँ पर पहला बिंदु, इसका नाम डीएमआईसी होकर एमडीआईसी क्यों नहीं है? यानी इसको मुंबई दिल्ली औद्योगिक गलियारा क्यों नहीं कहते हैं? क्यों? क्योंकि इसकी जो शुरुआत हुई, डीएमआईसी की शुरुआत कब हुई? तो दोस्तों 2 मार्च 2014 को, 2 मार्च 2014 को दादरी यूपी से और 3 मार्च 2014 को JLN बंदरगाह मुंबई से इसकी शुरुआत की गई। तो दोस्तों इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? उत्तरी भारत, इसलिए इसको नाम दिया गया डीएमआईसी। तो डीएमआईसी की शुरुआत कब हुई? 2 मार्च 2014 को दादरी यूपी से और 3 मार्च 2014 को जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई से इसकी शुरुआत की। और इसकी शुरुआत की कहाँ से गई और किसने की? तो दोस्तों तत्कालीन जो यूपी के सीएम थे, तत्कालीन यूपी के सीएम
यूपी के सीएम अखिलेश यादव, यूपी के सीएम अखिलेश यादव जी ने इस डीएमआईसी मॉडल की शुरुआत और ग्रेटर नोएडा से की। तो इनकी शुरू होने की डेट 2 मार्च 2014 और 3 मार्च 2014, शुरू करने का स्थान जहाँ से इनॉग्रेशन किया गया ग्रेटर नोएडा, किसके द्वारा किया गया? यूपी के सीएम अखिलेश यादव के द्वारा किया गया। अब दोस्तों दिल्ली से मुंबई की जो टोटल दूरी है, ये दूरी है 1483 किलोमीटर, 1483 किलोमीटर। और इस 1483 किलोमीटर में सर्वाधिक, इस 1400 किलोमीटर की टोटल दूरी में सर्वाधिक 39% जो दूरी यहाँ से गुजरती है वो है दोस्तों राजस्थान। तो डीएमआईसी की कुल लंबाई कितनी है? 1483 किलोमीटर। और इसका सर्वाधिक हिस्सा किस राज्य से होकर गुजरता है? तो राजस्थान से होकर गुजरता है। अब दोस्तों शुरुआती पॉइंट इसका क्या था? दिल्ली। अब दिल्ली से माल का ट्रक वाया राजस्थान मुंबई जाएगा, तो पहला जो जिला टच करेगा राजस्थान का वो कौन सा है? अलवर। पहला जिला जो टच करेगा वो कौन सा है? अलवर। तो दोस्तों मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम्स में असंख्य बार एक क्वेश्चन देखा हुआ है, और इसकी परिभाषा में मैंने पहले आपको बताया है कि चुने हुए औद्योगिक क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का विकास किया जाएगा। तो चुने हुए औद्योगिक क्षेत्रों में राजस्थान के सर्वप्रथम चुने हुए औद्योगिक क्षेत्र कौन से थे? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिहाज से। डीएमआईसी के अंतर्गत राजस्थान के सर्वप्रथम कौन से औद्योगिक क्षेत्रों का चुनाव किया गया? तो दोस्तों अलवर जिला सबसे पहले टच करता है, और अलवर का निमराना, भिवाड़ी और खुसखेड़ा, निमराना, भिवाड़ी और खुसखेड़ा, इन 3 औद्योगिक क्षेत्रों को राजस्थान में सर्वप्रथम चुना गया। और इस डीएमआईसी के अंतर्गत कुल मिलाकर कुल 13 जिले शामिल हैं। डीएमआईसी के अंतर्गत राजस्थान के कुल कितने जिले शामिल हैं? 13 जिले शामिल हैं। और इन 13 जिलों के चुने हुए इंडस्ट्रियल सेक्टर्स का और आधारभूत संरचना का विकास का जिम्मेदारी आज किसकी है? डीएमआईसी की है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की है। अब बात करें इसके वित्तीय तंत्र की, तो दोस्तों कई बार एग्जाम में क्वेश्चन देखा है मैंने, डीएमआईसी के अंतर्गत भारत के अलावा कौन सा देश वित्तीय सहयोग करता है? तो इसका सही जवाब होगा जापान, क्योंकि जो अपना निमराना है इसको जापानी जोन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर जापान की कुल मिलाकर 23 कंपनियां एस्टेब्लिश है, जापानी जोन। तो क्योंकि जापान एक विकसित देश है और जापान की कंपनियां यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में स्थापित हैं, तो इन कंपनियों को प्रोटेक्ट करने के लिए जापान की सेंट्रल बैंक के माध्यम से, जापान की सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से वहाँ की सेंट्रल बैंक इस डीएमआईसी के अंतर्गत वित्तीय योगदान देती है। तो डीएमआईसी का जो वित्तीय अंश है, वित्तीय अंश, उसमें भारत की केंद्र सरकार का योगदान है दोस्तों 49%, और जापान की सरकार का योगदान है 26%, और अन्य जो वित्तीय संस्थाएं हैं उनका योगदान है 25%। तो ये इसका टोटल वित्तीय अंश है। और अन्य वित्तीय संस्थाओं में अगर राजस्थान की बात करें तो वही ये क्वेश्चन आर्थिक समीक्षा का और बजट का है। यानी डीएमआईसी के अंतर्गत राजस्थान सरकार आगामी वित्तीय वर्ष 2020-21 में कितना खर्चा करने का प्रावधान रखती है? 108.01 करोड़ रुपए। तो इसका बैक से लेकर वर्तमान ये है। अब अगर इसके क्वेश्चन की पुनरावृत्ति करें दोस्तों, तो पहली बात, डीएमआईसी किसको समर्पित है? तो सही जवाब होगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को। नंबर 2, डीएमआईसी की टोटल दूरी कितनी है? तो 1483 किलोमीटर। नंबर 3, 1483 किलोमीटर की दूरी में यानी डीएमआईसी की
सर्वाधिक लंबाई किस राज्य से होकर गुजरती है? तो राजस्थान से होकर गुजरती है। नंबर 4, डीएमआईसी की शुरुआत कहाँ से की गई, कब की गई? तो 2 मार्च 2014 को की गई। नंबर 3 और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 5, डीएमआईसी के अंतर्गत राजस्थान के चुने हुए प्रथम औद्योगिक क्षेत्र कौन से थे? तो निमराना, भिवाड़ी और खुसखेड़ा। जनरली यहाँ से ये क्वेश्चन एग्जाम में पुट होता है। और किस को जापानी जोन के नाम से भी जाना जाता है? तो निमराना को जापानी जोन के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में हम पहले बात कर चुके, सतत धारणीय या टिकाऊ विकास के बारे में। तो राजस्थान में सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मॉडल कौन सा शहर या जिला है? तो ऐसी स्थिति में इसका सही जवाब होगा निमराना। तो राजस्थान में सस्टेनेबल या सतत विकास का मॉडल भी निमराना को ही माना जाता है। और एक इसमें डीएमआईसी के अंतर्गत कुल जिले कितने शामिल हैं, यानी राजस्थान के कुल जिले कितने शामिल हैं? तो 13 हैं। और डीएमआईसी में भारत सरकार के अलावा कौन सा देश वित्तीय सहयोग करता है? तो इसका जवाब होगा जापान। और अब हम बात करते हैं बजट और आर्थिक समीक्षा के आगे की। तो दोस्तों यहाँ तक जो अपनी बात हुई, केवल ये 3 मुद्दों पर बात हुई है। डीएमआईसी में कुल 108.01 करोड़ का प्रावधान है बजट 2020-21 में। बाढ़ में रिफाइनरी के लिए बजट 2020-21 में 500.65 करोड़ का प्रावधान है। और आर्थिक समीक्षा 2019-20 में सेज इकाइयों के तहत कुल राजस्थान से होने वाला निर्यात 2019-20 में 112.65 करोड़ का रहा। और इस बार के बजट में और पहले की जो योजनाएं हैं उनका जो जिक्र किया गया, यानी आर्थिक समीक्षा 2019-20, तो मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना, तो दोस्तों अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र जी मोदी ने स्किल डेवलपमेंट पे खूब काम किया है। और 11वीं पंचवर्षीय योजना में भारत ने रोजगार के खूब अवसर सर्जित किए, और बावजूद इसके ग्रोथ रेट नहीं बढ़ पाई अपेक्षित, तो सरकार ने इसका जो रीज़न पाया वो पाया स्किल लीकेजेस। तो पिछली बार अगर आपको ध्यान हो तो आरएस के एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया था, इंडिया का प्रथम स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी कहाँ है? तो ये जयपुर राजस्थान में स्थापित किया गया है। और यहाँ पर यह भी एक इम्पोर्टेंट योजना है करंट के हिसाब से, मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना, जिसमें बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षण देकर उनको स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया जाएगा। और यह योजना 7 नवंबर 2019 को शुरू की गई। एक इम्पोर्टेंट डेट जो आपको याद रखनी चाहिए एग्जाम के हिसाब से। और एक जो महत्वपूर्ण दूसरी योजना है, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना। तो राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2014 में जारी की गई। इस योजना के तहत 2019-20 में कुल मिलाकर 1555 आवेदन आमंत्रित किए गए, जिनको पूरा करने के लिए जो राजस्थान सरकार की तरफ से प्रस्तावित निवेश का आंकड़ा है, ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है, 23,268.80 करोड़ रुपए। तो ये दोनों इम्पोर्टेंट है। और एक आपका दोस्तों जो अपना पहला पड़ाव था ट्रेंड में, राजस्थान में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग अधिनियम कब पारित हुआ? तो 17 जुलाई 2019। और इस अधिनियम के तहत जो इंडस्ट्रियल जो प्रोड्यूसर्स हैं, यानी जो उद्यमी हैं, उनको राजस्थान के विभिन्न कानूनों को प्रोटेक्ट करने के लिए 3 वर्षों की लिमिट दी जाएगी। तो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग अधिनियम कब पारित हुआ? ये 17 जुलाई 2019 को पारित हुआ। और एक महत्वपूर्ण तथ्य ये है, क्योंकि आप इंडस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो 2019-20 में और 2018-19 में, तो 19-20 का जो आंकड़ा होता है वो तो अनुमानित होता है, एक्सपेक्टेड होता है, और 18-19 का जो आंकड़ा है वो वास्तविक होता है। तो राजस्थान की आय में, यानी जीवी में, ग्रॉस वैल्यू एडेड में, आधार वर्ष पर 2018-19 में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान कितना रहा? 31.59%। और जीवीए में चालू मूल्यों पर 18-19 में योगदान कितना रहा उद्योगों का? तो 29.09%। और यही योगदान 2019-20 में अपेक्षित कितना है? तो आधार मूल्यों पर 30.67 और चालू मूल्यों पर 27.8%।
तो ये इस प्रकार से आर्थिक समीक्षा और बजट में जो इम्पोर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड बातें हैं उनकी हमने चर्चा की। और ये सामान्य सी बात है कि राजस्थान में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए जो औद्योगिक नीतियां जारी की, तो जिस आदमी का नाम इनके साथ अटैच्ड है वो स्वर्गीय श्री भैरव सिंह शेखावत, यानी राजस्थान में उद्योगों को विकसित करने के लिए जो ज़्यादा काम किया वो भैरव सिंह शेखावत जी ने किया था। और 3 योजनाएं महत्वपूर्ण हैं उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए। प्रथम औद्योगिक नीति 1978, दूसरी औद्योगिक नीति जो 90 में पारित हुई और 91 में लागू हुई, और तीसरी औद्योगिक नीति 1994 से संबंध रखती है। और तीनों ही औद्योगिक नीतियों में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर का योगदान को बढ़ावा देना अपेक्षित रहा। और इसके अलावा राजस्थान में इन औद्योगिक नीतियों के अलावा एक जैव प्रौद्योगिकी नीति और जारी की गई, जो कि दोस्तों मैं लिख ही देता हूँ इसको। जैव प्रौद्योगिकी नीति। जैव प्रौद्योगिकी नीति यह राजस्थान में इम्प्लीमेंट हुई 18 अक्टूबर 2014 को। और इस नीति के तहत राजस्थान में तीन बायोटेक पार्क स्थापित किए गए। और ये तीनों बायोटेक जो पार्क थे वो वही हैं जो औद्योगिक पार्क वाले स्थान हैं, यानी सीतापुरा, बोरानाड़ा, जोधपुर और भिवाड़ी अलवर। तो दोस्तों राजस्थान की जो 3 औद्योगिक नीतियां हैं, औद्योगिक नीति 1978, औद्योगिक नीति 1990 में पारित और 91 में लागू, और औद्योगिक नीति 1994। इन 3 औद्योगिक नीतियों के अलावा एक महत्वपूर्ण नीति है जैव प्रौद्योगिकी नीति, जो कि 18 अक्टूबर 2014 को राजस्थान में लागू हुई, जिसके तहत राजस्थान में सीतापुरा, जयपुर, बोरानाड़ा, जोधपुर और भिवाड़ी अलवर में 3 बायोटेक पार्क की स्थापना की गई। और इसके अलावा राजस्थान में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए जो इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करने के लिए और इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए जो निवेश नीतियां बनाई गई, निवेश नीति। तो दोस्तों प्रथम निवेश नीति राजस्थान में जब बनाई गई वो सन थी 2003, और नई जो निवेश नीति है वो है दोस्तों 25 अगस्त 2010। और इन दोनों ही नीतियों का संदर्भ क्या है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए जो शॉर्ट निवेश है उसको आकर्षित करना और उसको बढ़ावा देना। तो औद्योगिक क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान की वर्तमान निवेश नीति कब जारी की गई? तो 25 अगस्त 2010 को। और पहली औद्योगिक निवेश नीति कब जारी की गई? 2003 को। और इसके अलावा निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए एक नीति और है जिसका नाम है निवेश प्रोत्साहन योजना। निवेश प्रोत्साहन योजना जो कि 8 अक्टूबर 2014 को लागू की गई। और इन दोनों नीतियों का और इस योजना का दोनों का ही जो संदर्भ है वो राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना और निवेश को आकर्षित करने से है। तो दोस्तों यहाँ तक मैं ऐसा समझता हूँ, और एक बहुत ही सामान्य से अंडरस्टूड बात है दोस्तों, अध्ययन अथाह होता है, एक सागर है, उसका कोई अंत नहीं है। और जहाँ तक मैं राजस्थान के उद्योग के टॉपिक की बात करता हूँ, तो अगर यही टॉपिक राजस्थान पुलिस के बच्चों को पढ़ाएं तो 5 से 6 घंटों में पढ़ाते हैं। यही टॉपिक अगर आरएस को पढ़ाएं तो आपको 2-3 घंटों में ही पढ़ाते हैं। कुल मिलाकर
कोई भी टॉपिक और कोई भी ग्रंथ पूरा नहीं होता, लेकिन पूरा होता है अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड। तो दोस्तों आरएस विशेष के सिलेबस के हिसाब से हमें जो बात करनी है वो है औद्योगिक मुद्दे यानी इंडस्ट्रियल इश्यूज, न कि राजस्थान में औद्योगिक प्रावधान। तो दोस्तों आरएस विशेष के हिसाब से आज की जो मेरी क्लास थी, जहाँ तक मैं समझता हूँ आज की क्लास में से आरएस के एग्ज़ाम में क्वेश्चन निश्चित रूप से आना चाहिए। और बाकी आज से पहले वाली क्लास में जो इंडस्ट्रीज़ का स्ट्रक्चर है उसके बारे में भी मैंने आपको बताने की कोशिश की, और उम्मीद करता हूँ कि आरएस के एग्ज़ाम में राजस्थान के उद्योग का अगर कोई क्वेश्चन आए तो वो आपका गलत ना हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास में इतना ही। तो इंडस्ट्री इन राजस्थान को मैं मेरे हिसाब से कंप्लीट मानता हूँ, और अगर आपको इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल्स की ज़रूरत हो तो दोस्तों अपने श्री राम क्लासेस के प्लेटफॉर्म से कंप्लीट नोट्स आप प्राप्त कर सकते हैं, और जो भी आपकी क्वेरीज है उसको देख सकते हैं। और बाकी आप मुझे दूरभाष पे संपर्क करके भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। आपकी हर जिज्ञासा को तृप्त करने के लिए श्रीमान ईश्वर जी चौधरी के सानिध्य में मैं जवाबदेह हूँ, वचनबद्ध हूँ। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की क्लास के लिए धन्यवाद। और दोस्तों कल की क्लास के इंतज़ार तक आपका और आपका परिवार स्वस्थ रहें, सुखी रहें, ऐसी हमारी शुभकामना। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।